सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष कुछ नए तथ्यों की, कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे जनसंचार के माध्यम में। जनसंचार के माध्यम में हम और आप अध्ययन कर रहे थे समाचार लेखन का। जैसा कि कल के अंक में मैंने आपको बताया था कि समाचार लेखन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह एक ऐसा विस्तृत व्यापक विषय है जो खास करके युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यदि आप एक संपादक या एक रिपोर्टर के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको आप विशेष रूप से ध्यान से समझेंगे। कल के अंक में आपने पढ़ा था समाचार क्या है, अर्थात समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार किसे कहते हैं, समाचार लेखन के कितने अंग हैं, कौन कौन से वो खास बातें हैं जो हम समाचार को लिखते समय ध्यान में रखते हैं, समाचार लेखन की शैली क्या है, समाचार किस ढंग से लिखा जाता है। जैसा इसके विषय में मैं आपको पुनः बता दूं, आपने जाना था कि समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है और उल्टा पिरामिड शैली में आप जानते ही थे कि समाचार के जो तीनों अवयव हैं वो समाहित हो जाते हैं। अर्थात सबसे पहले हम बॉडी उसका इंट्रो देते हैं, उसका मुखड़ा लिखते हैं, फिर उसकी बॉडी, फिर अंत में हम उसका समापन करते हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखी जाती है, उससे कम महत्वपूर्ण उससे बाद में लिखी जाती है और सामान्य सी बात सबसे अंत में लिखते हैं। यह उल्टा पिरामिड शैली बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद सबसे खास आपने जाना था समाचार लेखन के 6 ककार, अर्थात क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये इस प्रकार से ये 6 का से आरंभ होने वाले जो शब्द थे ये समाचार लेखन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आपने जाना था कि समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम की क्या खास विशेषताएं हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम ये जानने का प्रयास करें कि समाचार के कितने प्रमुख तत्व होते हैं। जब हम किसी समाचार को लिख रहे हों तो उनमें हमें किन किन तत्वों को समाहित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो समाचार के कुछ प्रमुख तत्व निम्नवत हैं, जैसे समाचारों में नवीनता होती है, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। ये कुछ समाचार के प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों में क्या क्या लिखा जाता है, इन तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से बातें समाहित की जाती हैं, आइए हम और आप मिलकर क्रमशः जानने का प्रयास करते हैं। नवीनता, जैसे हमारा पहला टॉपिक है नवीनता। नवीनता से मतलब आप शब्द से ही स्पष्ट हो चुके होंगे कि इसमें क्या लिखा जाएगा कि किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह जरूरी है कि वह नया अर्थात ताजा हो। प्रायः घटना जितनी ताजा या नई होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अर्थात पिछले 24 घंटे के अंदर की जो घटी घटनाएं हैं वही समाचार बनती हैं और 24 घंटे के बाद वो अपने आप पुरानी खबर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, फिर उसका कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता। और इसी प्रकार ये जो 24 घंटे की अवधि है, ये ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि समाचार लेखन में जो 24 घंटे की अवधि है इस अवधि को डेडलाइन कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेडलाइन किसे कहते हैं। डेडलाइन आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि समाचार लेखन में जो 24 घंटे की अवधि होती है उसी प्रक्रिया को हम डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन के बाद जो दूसरा विषय आता है वह है निकटता। समाचार लिखते समय हम ये ध्यान दें कि निकटता क्या होती है। जैसे समाचार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन से संबद्ध हो। पहली बात हमें यह ध्यान देना है जब भी हम समाचार लिखेंगे कि जो हमारा पाठक वर्ग है उसके जीवन से संबद्ध, यानी उसके जीवन से जुड़ी हुई खबरों को हम अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से स्थान दें। जैसे अधिकांश समाचार पत्र का जो विशेष पाठक वर्ग है वो उनके स्थान, प्रांत, गली, मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म, व्यवसाय से संबंधित होते हैं। समाचार लोगों के व्यवसाय से, लोगों के जीवन से जितना जुड़ा होगा उसका उतना ही अधिक महत्व होगा। अर्थात निकटता से हमारा तात्पर्य है कि जो भी समाचार हम लिखने जा रहे हैं वह समाचार लोगों के बिल्कुल करीब से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला विषय है वो है प्रभाव क्षेत्र। जी हाँ, ध्यान से समझने की बात यह है कि जब भी हम कोई समाचार लिखते हैं तो उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसका एक निश्चित दायरा होता है जिस पर उसका प्रभाव
पड़ता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि समाचार पढ़ने के लिए यह आवश्यक है, समाचार लिखने के लिए यह आवश्यक है कि वह बड़े से बड़े वर्ग को प्रभावित करे। केवल 100-150 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में कोई विशेष रुचि नहीं होती। पूरे समाज को प्रभावित करने वाले तत्व ही समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापे जाते हैं। इस प्रकार से आपको समाचार का जो प्रभाव क्षेत्र है वो स्पष्ट हो गया होगा। प्रभाव क्षेत्र के बाद जो हमारा अगला विषय आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है जन रुचि। शब्द से यह स्पष्ट है, जन से हमारा मतलब है लोग और रुचि से मतलब है लोगों की रुचि, अर्थात जन रुचि से हमारा मतलब है कि लोगों की किस क्षेत्र में रुचि है और उस रुचि के अनुसार उन्हें हम विभिन्न प्रकार की खबरें उपलब्ध कराएं। समाचार पत्र जन रुचि के पारखी होते हैं। इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा समाचार के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। समाचार पत्र पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों को विशेष स्थान प्रदान करते हैं। हर समाचार पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग होता है जिसके अनुसार वे समाचारों का चयन करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी संपादक या समाचार पत्र का जो रिपोर्टर है वो अपनी खबर को समाचार पत्र के लिए प्रस्तुत कर रहा होता है तो वह लोगों की रुचि पर विशेष ध्यान रखता है। और एक और खास बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो खबरें हैं, खबरों के लिए जो निर्धारित पृष्ठ है उसी पृष्ठ पर उस खबर को रखने से लोगों में जो समाचार के प्रति उत्सुकता है, जो जागरूकता है, वो विधिवत सहजता पूर्वक प्रसारित हो जाती है। तो उम्मीद है कि जन रुचि आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद का जो हमारा विषय है वह टकराव या संघर्ष। किसी भी समाचार पत्र के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वह टकराव या संघर्ष वाली खबरों को विशेष प्रमुखता से खबर दे। जैसे मानव स्वभाव है, लोगों की जो रुचि है वो युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल परिणाम आदि में होती है। इसलिए समाचार पत्रों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अर्थात हार जीत, उतार चढ़ाव, वैसे तो माना जाता है कि ये मानव जीवन का अनुक्रम है, ये हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन इसमें व्यक्ति की जो उत्सुकता है वो अधिकाधिक होती है। जैसे छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है कि यदि रात्रि के समय क्रिकेट का मैच आपने लाइव टीवी पर देखा है, इसके बाद भी जब समाचार पत्र आता है तो यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो सबसे पहले अखबार के उसी पृष्ठ को पलटते हैं जहां पर क्रिकेट की जो खबरें हैं वो प्रकाशित हुई रहती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि टकराव या संघर्ष की जो स्थिति है वो लोगों की रुचि के अनुरूप खबरों को यदि प्रकाशित करती है तो यह विशेष पाठक वर्ग के लिए हितकर होता है। और समाचार लेखन का एक और सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से है अनोखापन। अनोखापन शब्द से ही स्पष्ट है, अनोखापन से हमारा मतलब है नयापन। आपने समाचार पत्रों के यदि गंभीरता से, गहनता से अध्ययन किया होगा तो आपको मिला होगा कि हर समाचार पत्र में कुछ न कुछ अनोखी चीजों का समावेश होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई कुत्ता है वो आदमी को काट लेता है और उसकी खबर अखबार में प्रकाशित होती है तो शायद उस खबर को पढ़ने के लिए लोगों की विशेष रुचि नहीं होगी, परंतु इसी प्रक्रिया को पलट दिया जाए, अर्थात एक आदमी कुत्ते को काट लेता है तो स्वाभाविक रूप से इस हेडिंग को, इस न्यूज को देख करके ही लोगों के अंदर एक उत्सुकता होगी, एक जिज्ञासा होगी उसको पढ़ने की, उसको जानने की, आखिर वो कौन सी परिस्थिति रही जिस कारण ऐसी घटना घटी। अतः आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अनोखापन ही वह विधा है जिससे विविध और अद्भुत समाचारों का जन्म होता है। अधिकांशतः इस तरह के समाचार लोगों में अंधविश्वास और अवैज्ञानिक सोच को जन्म देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अखबारों में कभी कभी कहीं के अंधविश्वास, कहीं की अवैज्ञानिक सोच की जो घटनाएं हैं वो प्रकाशित की जाती हैं। ये जो समाचार पत्र का जो लेखक है, जो समाचार रिपोर्टर है, जो संपादक है, उसके लिए एक विशेष सावधानी, एहतियात बरतने की आवश्यकता है कि लेखक को घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए। अर्थात घटना को इस क्रम में प्रदर्शित किया जाए, प्रकट किया जाए कि लोग इस घटना को पढ़ करके जाने, समझे, परंतु इसका नकारात्मक अर्थ निकालकर उसका अपने जीवन में अनुप्रयोग करने का प्रयास
ना करें। इसके बाद जो समाचार लेखन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंश आता है वो है संपादन। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वारपाल शब्द से आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि ये द्वारपाल क्या है, तो आपको यदि याद हो तो पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले, यानी जब हम संचार पाठ का अध्ययन कर रहे थे, तब हमने आपको बताया कि द्वारपाल क्या होते हैं। द्वारपाल से हमारा मतलब ये था कि जो किसी भी खबर को नियंत्रित करते हैं, जो किसी भी खबर को, सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद नियंत्रित करके लोगों तक पहुंचाते हैं, यही जो प्रक्रिया है वो द्वारपाल से होकर के गुजरती है। जैसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि समाचार संगठनों में संपादक, सहायक संपादक, समाचार का जो आपका उप मुख्य संपादक होता है, यही लोग होते हैं जो द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। ये न सिर्फ अपने संवाददाताओं से या अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों में के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ नहीं निभाते, बल्कि उसको प्रकाशित करने में, उसकी प्रस्तुति में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। संक्षेप में यदि हम संपादन के अर्थ को व्यक्त करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी सामग्री को, उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना ही संपादन कहलाता है। अर्थात कोई भी सामग्री, कोई भी लिखित सामग्री जो है उसको त्रुटि रहित करके पाठक वर्ग तक प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी है, जो निभाता है या जिस प्रक्रिया से यह गुजरती है, वही जो प्रक्रिया है वह संपादन कहलाती है। आज के अंक में प्यारे बच्चों बस इतना ही। हमने और आपने क्या अध्ययन किया, आइए इसको परखने के लिए हल करते हैं आज का कार्यप्रपत्र। और आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, समाचार के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। आज का दूसरा प्रश्न है, समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है। तीसरा प्रश्न है, समाचार की प्रक्रिया में निकटता क्या है। चौथा प्रश्न है, जनरुचि पर प्रकाश डालिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, समाचार लेखन की प्रक्रिया में अनोखापन कितना महत्व रखता है। आज के अंक में प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।